नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, जैसा कि अपने पढ़ा पहले अपन ने कल जो था वो पादपों के बारे में अपन ने उनके प्रकार और उनके जो उनके भाग जो थे उनके बारे में अपन ने पढ़ा, जिसमें जड़, तना, पत्ती जो थी उनके बारे में अपन ने अध्ययन किया। आज जो है जो इस कहते हैं कि बायोलॉजी का एक बेस है, ठीक है, जिसमें पूरी जो दुनिया जो है वो टिकी हुई है। कोशिका, जैसे नाम से पता लग रहा है कि जो भी लिविंग थिंग जो है, जो सजीव है, वो उनका बेस जो है वो है कोशिका। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे कोशिकाओं के बारे में। ठीक है, कि कोशिका कैसी होती है, क्या प्रकार होते हैं उनके, क्या क्या चीजें उनके अंदर पाई जाती है, इनके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, कोशिका जो सबसे कह सकते हैं कि अपन संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, ठीक है, इकाई होती है किसकी? सजीवों की। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसकी? अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, तो सबसे पहला अपने जो है आज कोशिकाओं के बारे में है। पहली स्लाइड पे आपको कोशिकाएं, जिसको बोला जाता है सेल, सेल जो है वो इसको कहा जाता है इंग्लिश के अंदर सेल कहा जाता है कोशिकाओं को। कोशिका एवं कोशिका विभाजन, अपन इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ेंगे? एक तो कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, एक कोशिका विभाजन के बारे में इसकी स्टडी होगी। कोशिका, जैसा कि आपको पता है, जीवन की संरचनात्मक एवं आधारभूत, या अपन कह सकते हैं आधारभूत एवं क्रियात्मक क्रियात्मक इकाई है। क्या है? कोई भी सजीव जो होगा वो किससे बना हुआ होगा? उसकी खासियत क्या होगी कि वो उसमें कोशिकाओं से बना हुआ होगा। दूसरी, उनके द्वारा जो शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न प्रकार की जो जैविक क्रिया है, ठीक है, वो कोशिकाओं द्वारा संपन्न होगी या उनके ग्रुप के द्वारा संपन्न होगी। तो पहली चीज, सजीव, सभी सजीव कोशिका से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं? कोशिका से। ठीक है, एवं सभी जैविक क्रिया कोशिका द्वारा संपन्न होती है। कोशिका द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, कोशिका द्वारा क्या होगी? वो संपन्न होती है। ठीक है, कोई भी कोशिका, सभी सजीव कोशिका द्वारा बने होते बने एवं सभी जैविक क्रिया जो होती है वो किसके द्वारा संपन्न होती है? कोशिकाओं के द्वारा। इसलिए कहा जाता है कि कोशिका को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। संरचनात्मक या आधारभूत इकाई है या क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, तो संरचनात्मक एवं आधारभूत या क्रियात्मक इकाई होती है। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 के अंदर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक सवाल है। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 के अंदर। ठीक है, लेकिन इसने जो कोशिका देखी थी वो कैसी थी? मर्द थी। कैसी थी? मर्द थी। और इसने किसमें देखा था? कॉर्क में देखा था। कॉर्क जो पादप की छाल की जैसा होता है, छाल जो होती है पादप की, उनमें वो कॉर्क होती है। तो कॉर्क के अंदर उसको देखा था। ठीक है, जो कैसी थी? मर्द थी। कैसी थी? मर्द कोशिका थी। तो सबसे पहले इसमें ध्यान ये रखना है कि रॉबर्ट हुक ने खोज तो की थी, लेकिन वो कैसी कोशिका थी? मर्द कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? वो मृत थी। ठीक है, कैसी कोशिका थी? वो मृत कोशिका थी। ठीक है, कब खोजा था इसको? 1665 ईस्वी में लिखा था। उनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। ठीक है, इसके अंदर इसका विवरण है माइक्रोग्राफिया के अंदर। ठीक है, सेल, सेल शब्द का अर्थ होता है बॉक्स। ठीक है, यानी छोटे छोटे क्या मिलते हैं इसमें? बॉक्स मिलते हैं। ठीक है, घर के घर होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे, इसको इस तरह से देखा गया था। बी हाइव की तरह, यानी मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके जैसा ये
दिखता था। ठीक है, तो इस तरह से संरचना दिखी थी। फिर इसको वास्तविक जो जीवित कोशिका की खोज थी वो की थी एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने। कब की थी? 1674 के अंदर एंटनी वॉन लीवेनहॉक, याद रखना, इसने जीवित कोशिका को देखा था। और जीवित कोशिका में भी किसको देखा था? इसने बैक्टीरिया को देखा था। किसको देखा था? बैक्टीरिया या जीवाणु को। ठीक है, जीवाणु को कहता है। इसको अपन ने पहले भी पढ़ रखा है, एंटनी वॉन लीवेनहॉक को। बैक्टीरिया, जिसको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, जिसको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी का पितामह कहा जाता है। किसको? एंटनी वॉन लीवेनहॉक को। ठीक है, तो कोशिका विभाजन या कोशिकाओं के बारे में, इसके बारे में अपन ने पढ़ेंगे। सबसे पहला कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका का जीवन जो होता है वो जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या है? इकाई है। दूसरा, इसकी खोज जो थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 ईस्वी में। किसमें की थी? कॉर्क के अंदर देखा था। ठीक है, और कॉर्क के अंदर जो था वो कैसी कोशिका थी? मर्द कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? वो मर्द कोशिका थी। ठीक है, उसके बाद में इसकी एक जो बुक भी थी माइक्रोग्राफिया। ठीक है, माइक्रोग्राफिया जो था उसके अंदर विवरण है। 1674 में एंटनी वॉन लीवेनहॉक एक वैज्ञानिक आया था जिसने अपनी खुद की माइक्रोस्कोप द्वारा, ठीक है, इसने क्या किया था? खुद द्वारा या अपने द्वारा माइक्रोस्कोप, ठीक है, अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में इसको देखा था। ठीक है, तो ये दो याद रखने आपको। एंटनी वॉन जीवित कोशिका को किसने देखा और मर्द कोशिका को किसने देखा? कोशिका की खोज का श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट हुक को जाता है। और जीवित कोशिका की खोज का श्रेय किसको जाता है? एंटनी वॉन लीवेनहॉक को जाता है। ठीक है, अब एक कोशिका सिद्धांत। कोशिका के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए थे। तो कोशिका सिद्धांत वो दिया था, प्रतिपादित किया था किसने? स्वीडन ने एंड स्वान ने। ठीक है, तो स्वीडन और स्वान दो वैज्ञानिक थे। एक तो जूलॉजिस्ट था, ठीक है, एक बॉटनिस्ट था। ठीक है, स्वीडन जूलॉजिस्ट और स्वान बॉटनिस्ट था। तो यहाँ पे देखा, सॉरी, स्वान जो था वो जूलॉजिस्ट और ये बॉटनिस्ट था। ठीक है, बॉटनिस्ट और ये था जूलॉजिस्ट। ठीक है, इन्होंने बताया, इन दोनों ने अलग अलग करके ये पता लगाया कि भाई जो कोई भी सजीव होता है, इन्होंने पादप में मतलब लगाया कि भाई पादप का शरीर जो होता है वो किससे बनता है? कोशिकाओं से बनता है। फिर स्वान ने बताया कि भाई जो दूसरे जो होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनका भी शरीर किससे बनता है? कोशिकाओं से बनता है। तो उन्होंने एक दोनों ने मिलकर एक सिद्धांत दिया जिसके अंदर बताया कि कोई भी सजीव, सभी जीव, ठीक है, कोशिकाओं से बनते हैं। तो पहली बात क्या की उन्होंने कि कोई भी जीव होगा वो किससे बना हुआ होगा? कोशिका से बना हुआ होगा। ठीक है, यानी ऑल द ऑर्गेनिज्म फॉर्म बाय द सेल या मेड बाय सेल। ऑल ऑर्गेनिज्म मेड बाय सेल। ठीक है, सेल्स या सेल्स। कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। जो भी अब बता चुका हूं मैं आपको कि आधारभूत यानी कोई भी सजीव किससे बना हुआ होगा? कोशिका से मिलकर बना हुआ होगा। दूसरी, कोई भी शरीर जो उसकी संरचना जो होगी वो किससे बनी हुई होगी? ठीक है, कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होगी। तीसरा, शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न जैविक क्रिया भी किसके द्वारा संपन्न होती होगी? कोशिका द्वारा। इसलिए एक ऐसी एक क्रियात्मक इकाई है, संरचनात्मक इकाई है, आधारभूत है। मतलब आप आधार मानोगे तो हमेशा शुरुआत जो होती है वो कोशिका से ही होती है। जीव की शुरुआत जो होगी वो एक कोशिका से होती है। ठीक है, तो यह आधारभूत इकाई है। दूसरे, विर्चाउ ने, ठीक है, विर्चाउ ने यह बताया था कि जो कोशिका होती है वो कोशिकाओं से बनती है। ये जो बात विर्चाउ ने बताया था ये, ठीक है, क्या बताया था कि कोई भी कोशिका, जैसे कोशिका है, ठीक है, जब उसमें के अंदर क्या होता है? विभाजन होता है। कोई भी कोशिका में क्या होगा? विभाजन होगा। क्या होगा? विभाजन।
तो विभाजन के दौरान क्या बनती है, दो कोशिका बनती है। ठीक है, तो कोई भी कोशिका जो होगी ये होती है जो पूर्ववर्ती कोशिका है। ठीक है, पहले वाली, उनसे क्या बनती है, ये नींव कोशिका है, नई कोशिका। ठीक है, तो ये इस बात का कह रहा है कि नई कोशिका हमेशा पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। यानी कोई जीव वो होता है वो अपना उत्पन्न नहीं होता, हमेशा किसी न किसी कोशिका से ही वो क्या होगा, उत्पन्न होगा। ठीक है, जीव की उत्पत्ति हमेशा, या जीव की उत्पत्ति हमेशा जीव से ही होती है। ठीक है, यानी कोशिका जो होती है पूर्ववर्ती कोशिका होती है, उसके अंदर विभाजन होगा तो क्या बनेगी, नई कोशिका बनती है। ठीक है, तो ये किसने दिया था, विर्चाउ ने दिया था। किसने दिया था, ये विर्चाउ ने दिया था। दूसरी बात जो थी वो डुजार्डिन ने किसकी खोज की थी, जीव द्रव्य की खोज की थी। जीव द्रव्य क्या होता है, कोशिका में उपस्थित संपूर्ण द्रव्य को जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक है, कोशिका में जो भी द्रव्य उपस्थित होगा, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, जीव द्रव्य कहा जाता है। की खोज किसने की थी, डुजार्डिन ने की थी। ठीक है, याद रखना डुजार्डिन ने किसकी खोज की थी, जीव द्रव्य। बट इसको नाम जो है प्रोटोप्लाज्मा, जीव द्रव्य को क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्मा। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मा नाम जो था वो किसने दिया था, जेई पुरकिंजे ने दिया था। ठीक है, तो नाम किसने दिया इसको, पुरकिंजे ने दिया। कब दिया था, 1839 के अंदर। ठीक है, और लेकिन इसकी खोज किसने की थी, डुजार्डिन ने की थी इसकी खोज। तो किसकी खोज, जीव द्रव्य की खोज किसने की, डुजार्डिन ने की थी। और इसका नाम जो था वो किसने दिया था, पुरकिंजे ने दिया था, जेई पुरकिंजे। ठीक है, कब दिया था, 1839 के अंदर दिया था। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत क्या कहता है, कोशिका सिद्धांत ये कहता है कि सभी सजीव जो होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, पहली चीज। दूसरा, कोशिका जो होती है वो किसी भी सजीव की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या होती है, इकाई होती है। तीसरी बात जो है कि जो नई कोशिका बनती है वो हमेशा पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन के कारण बनती है। यानी पूर्ववर्ती को जो कोशिका होगी उसके अंदर विभाजन होगा तो क्या बनेगी, नई कोशिका बनती है। ठीक है, फिर है जीव द्रव्य, कोशिका के अंदर पाए जाने वाला संपूर्ण द्रव्य जीव द्रव्य कहलाता है। इसकी खोज जो थी वो किसने की थी, इसकी खोज जो की वो डुजार्डिन ने की थी। लेकिन इसका नाम जो है प्रोटोप्लाज्मा, वो नाम किसने दिया था, पुरकिंजे ने दिया था। किसने दिया था, पुरकिंजे ने। तो पुरकिंजे ने इसको नाम दिया और डुजार्डिन ने क्या किया था, इसकी खोज की थी। किसकी की थी, प्रोटोप्लाज्मा की। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट ये साइंटिस्ट के नाम इसमें अंदर पूछे जाते हैं कई बार। ठीक है, तो याद करना पुरकिंजे। अभी 4 नाम आए अपने पास में। सबसे पहला आया रॉबर्ट हुक, जिसने कोशिका की खोज की लेकिन वो मर्द थी। दूसरा आया एंटनी वॉन लीवेनहॉक, ठीक है, जिसने क्या की थी, सजीव कोशिका को खोज किया था, जो जीवित कोशिका को खोजा था इसने। ठीक है, जिसका नाम जो था वो क्या था, बैक्टीरिया को इसके अंदर उसने देखा। ठीक है, तीसरा जो नाम आया वो है प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा की खोज किसने की, तो डुजार्डिन ने की थी, लेकिन उसका नाम जो था प्रोटोप्लाज्मा वो किसने दिया, तो वो पुरकिंजे ने दिया था। अब एक कोशिकाओं की संख्या के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार या जीवों के प्रकार। ठीक है, कोशिकीय जीव जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा होता है जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसको बोलते हैं बहुकोशिकीय। क्या बोला जाता है, बहुकोशिकीय। तो सीधा नाम से पता लग रहा है अपने को, एक कोशिकीय जीव वे को जीव होते हैं जिनका शरीर जो होता है या शरीर की जितनी भी जैविक क्रिया जो होती है वो एक कोशिका द्वारा संपन्न होती है। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एक कोशिकीय। अमीबा है, पैरामीशियम है, ठीक है, यूग्लिना है, क्लेमाइडोमोनास है, ये सब कैसे एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, लेशमानिया है। ठीक है, तो ये कैसे एक कोशिकीय जीव होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, एक कोशिकीय होते हैं और ये सभी क्या होते हैं, सभी कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं।
बहुकोशिकीय जीव जिसमें एक से अधिक क्या होती है, कोशिका होती है, एक से ज्यादा कोशिका होगी से बना होता है, ठीक है। जैसे मनुष्य हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, और भी जो जीव जंतु अपने को दिखते हैं वो सब कैसे हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। तो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर इनको दो भागों में बांटा है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव वे जीव होते हैं जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है, अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, इनका शरीर जो होता है वो एक कोशिका, जैसे अमीबा है, तो अमीबा आप जैसा भी बनाओगे वो अमीबा है। ये अमीबा का जो कोई शेप फिक्स नहीं होता है, इसका शेप कैसा होता है, अनियमित होता है। कैसा होता है, अनियमित, अनियमित होता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है इरेगुलर। कैसा होता है इसका शेप, इरेगुलर होता है, ठीक है, यानी आप जैसा बनाओगे वो क्या है, अमीबा है, ठीक है। उसके बाद में पैरामीशियम, पैरामीशियम आपको ठीक है, यहाँ पे इस पे बहुत सारी क्या मिलती है, सीलिया मिलती है, बाल जैसे संरचना मिलती है, जिनको सीलिया बोलते हैं। सीलिया क्या होती है, इसके अंदर सीलिया होती है, ठीक है। तो ये है एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। तो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों के दो प्रकार है, एक कोशिकीय जीव एवं बहुकोशिकीय जीव। इसका केंद्रक। नेक्स्ट देखो, सबसे अगर आपको पूछे कोशिका के माप के आधार पर सजीव सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है पीपीएलओ। पीपीएलओ जिसका पूरा नाम है फ्लूरो प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसको माइकोप्लाज्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव होता है, कोशिका एक कोशिकीय होता है और माइकोप्लाज्मा जो होता है वो सबसे छोटा जीव है, जीवाणु की श्रेणी में आता है, जीवाणु श्रेणी में, जीवाणु की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है, पीपीएलओ, पीपीएलओ याद रखना, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इस जीव की क्या खासियत होती है, पहली, इस जीव के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है, जो जीवाणुओं की खासियत होती है कि जीवाणुओं के अंदर भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे अगर देखने जाएंगे तो माइकोप्लाज्मा के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती। तो मेन इसका जो कैरेक्टर वो क्या है, कोशिका भित्ति नहीं होती, कोशिका भित्ति रहित, ठीक, कैसा है, बिना कोशिका यानी बिना सेल वॉल वाला या कोशिका भित्ति वाला क्या है, ये जीवाणु है जिसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती। इसकी दूसरी खासियत होती है कि ये जो है बिना ऑक्सीजन के कई दिनों तक क्या कर सकता है, रह सकता है, ठीक है, बिना ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के रह सकता है, बिना ऑक्सीजन के ये क्या कर सकता है, रह सकता है, इसकी खासियत होती है। देखो, इसीलिए इसको वायरस और जीवाणु के मध्य की योजक कड़ी कहा जाता है, ध्यान रखना, योजक कड़ी। देखो वापस आ गई एक और, ठीक है, वायरस जो था वो सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी है, युगलिना जो था वो पादप और जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी है, और ये जो माइकोप्लाज्मा जो है वो वायरस और जीवाणु के मध्य की क्या है, योजक कड़ी है। क्यों, क्योंकि जीवाणुओं के चारों ओर क्या बोलते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरिन की बनी क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है, जो आपको मैं पहले बता चुका हूं। जीवाणुओं के अंदर के जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है या म्यूरिन की बनी हुई होती है, ठीक है, किससे बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी हुई होती है, ठीक है, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति बिल्कुल अनुपस्थित होती है। दूसरी बात के साथ ही या डाई एमिनो पिमेलिक अम्ल या लिपिड प्रोटीन भी हो सकता है, इनके साथ साथ में क्या हो सकता है, ये लिपिड प्रोटीन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें याद ये रखना है कि आपको सबसे छोटा जीव कौन सा है, पीपीएलओ,
दूसरी चीज, इसको क्या बोला जाता है, ये सबसे छोटी कोशिका है, इसमें कोशिका भित्ति क्या होती है, अनुपस्थित होती है, ठीक है। और ये जीवाणुओं की श्रेणी में आता है, लेकिन जीवाणुओं से थोड़ा सा क्या है, अलग है, क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, इसलिए इसको जीवाणु और वायरस जगत की क्या बोला गया है, योजक कड़ी कहा जाता है, ठीक है। तो योजक कड़ी किसको कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा को। ये बात याद करने लायक है। नेक्स्ट, माइकोप्लाज्मा कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, शेष सभी लक्षण जीवाणु के समान होते हैं। बाकी जितने भी गुण होंगे वो कैसे किसके समान होंगे, जीवाणु के समान होते हैं। केवल एक समान नहीं होता, वो क्या होता है, कोशिका भित्ति इसके अंदर नहीं होती। देखो कोशिका भित्ति नहीं होने के कारण, ठीक है, इसमें कोशिका झिल्ली ही होती है, कोशिका भित्ति नहीं होने के कारण ये अपना रूप को क्या करता है, परिवर्तित करता है। क्या करता है, रूप को परिवर्तित करता है, इसलिए इसको पादप जगत का क्या बोला गया है, जोकर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको जोकर भी कहा जाता है। तो किसको जोकर कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा को, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, जोकर। इसकी कोशिका कला में कोलेस्ट्रॉल की बनी हुई होती है, ध्यान रखना, कोशिका कला इसकी किससे बनी हुई होती है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कि ये क्या होती है, बनी हुई होती है। नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति के अभाव के कारण माइकोप्लाज्मा अपनी आकृति में क्या कर सकता है, बदलाव कर सकता है। आकृति में क्या कर सकता है, बदलाव कर सकता है, जिसलिए बहुरूपिया अपन कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, जोकर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जोकर। पादप जगत का क्या बोलता है, इसको जोकर बोला जाता है। माइकोप्लाज्मा की खोज नौकार्ड एंड रॉस ने की थी। नौकार्ड एंड रॉस ने की थी, कब की थी, 1858 में, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा की खोज नौकार्ड एंड रॉस ने की थी, ठीक है। कब की थी, इसमें 1898 को, ठीक है। तो ये है, तो सबसे छोटा जीव पीपीएलओ। क्या खासियत है इसकी, कि इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। दूसरी चीज, ये वायरस और जीवाणु के मध्य की क्या है, योजक कड़ी है, ठीक है। ये इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई नहीं होती, क्योंकि ये जीवाणुओं में बनी हुई होती है, लेकिन जीवाणुओं के अंदर देखा जाए तो कोशिका भित्ति होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा के अंदर कोशिका भित्ति नहीं मिलती, ठीक है। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। लक्षण जो होते हैं, बाकी जितने भी लक्षण होंगे वो किसके समान होंगे, वो जीवाणुओं के समान होते हैं। कोशिका भित्ति के अभाव के कारण इसके अंदर देखा जाए तो इसमें कोशिका झिल्ली ही होती है, जिसके कारण ये अपने रूप को क्या करता है, परिवर्तित कर सकता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, जोकर कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी, नौकार्ड एंड रॉक्स ने की थी, ठीक है। तो दो साइंटिस्ट अपने और ऐड हो गए, नौकार्ड एंड रॉक्स, ठीक है। तो पहला था रॉबर्ट हुक, दूसरा था एंटनी वॉन लीवनहॉक, तीसरा जो था डुजार्जिन, जिसने जो साइटोप्लाज्मा को क्या किया था, नाम खोज की थी, और नाम इसको दिया था पुरकिंजे ने, ठीक है। और अब माइकोप्लाज्मा की खोज किसने की थी, नौकार्ड एंड रॉक्स ने की थी। सबसे, अगर आपको बड़ी कोशिका पूछे तो वो होता है चतुर्मुख का अंडा, इंपोर्टेंट। अंडा हमेशा एक कोशिकीय होता है। अंडा कैसा होता है, एक कोशिकीय। कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी सेल जो है वो चतुर्मुख का अंडा है। सबसे छोटी सेल जो है वो पीपीएलओ है। सबसे लंबी एकल पादप कोशिका जो होती है एसिटाबुलेरिया नामक एक शैवाल है, ठीक है, जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर तक हो सकती है, ठीक है। तो शैवाल के अंदर, पादप जगत के अंदर सबसे लंबी कोशिका वो कौन सी है, एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया जो क्या है, एक शैवाल है। शैवाल क्या मतलब, एल्गी है। क्या है ये, एल्गी, ठीक है। मनुष्य के अंदर सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो है तंत्रिका कोशिका, जिसका दूसरा नाम क्या है, न्यूरॉन। क्या बोला जाता है इसको, न्यूरॉन भी बोला जाता है। तो न्यूरॉन जो है वो सबसे लंबी कोशिका होती है अपने अंदर, ठीक है, जिसकी लंबाई जो है वो मिलीमीटर से लगाकर मीटर तक हो सकती है, ठीक है। तो ये होती है, ये इस तरह की दिखती है अपने को, तारे के समान। इस तरह से ये दिखती है, ठीक है।
तो ये सबसे लंबी कोशिकाएं होती है, तारे के समान दिखती है, जिसमें एक शीर्ष होता है थोड़ा सा लंबा हो जाता है, जिसको एक्सॉन बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी कोशिका चतुर्मुख का अंडा। सबसे पादप के अंदर सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? एसिटाबुलेरी। ठीक है, जिसको शैवाल होती है। और जंतु के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका होती है। ये मैंने आपको 3 प्रकार की कोशिकाओं के चित्र यहाँ पे दे रखे हैं। सबसे पहला, ये जो कोशिका आपको दिख रही है ये है जंतु कोशिका, जंतु कोशिका है। ठीक है, ये आपको दिख रही है, ठीक है, वो आपकी कौन सी कोशिका है? इसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, इसको प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु है। क्या है ये? जीवाणु। ठीक है, ये जो है वो आपकी पादप कोशिका है, पादप कोशिका। ठीक है, आप कोशिका में देखने जाओगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलता है? इसका एक मेम्ब्रेन मिलती है, जिसको बोलेंगे अपन सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं अपन? सेल मेम्ब्रेन। जो इसमें भी मिलती है, इसमें भी मिलती है, दोनों के अंदर सेल मेम्ब्रेन मिलती है और इसमें भी मिलती है। ठीक है, फिर आप देखोगे कि इसके अंदर वैक्यूल्स होती है। ठीक है, दूसरी बात, तो वैक्यूल जो है वो इसमें बहुत छोटी होती है या तो नहीं होती, ठीक है, या होती है तो बहुत ही छोटी होती है। लेकिन अगर आप पादपों की बात करें तो पादप में वैक्यूल जो होती है देखो बहुत बड़ी है, ये वाली, ये वैक्यूल जो है वो बहुत बड़ी होती है। ठीक है, तो पादपों के अंदर वैक्यूल जो है वो बहुत बड़ी होती है। वैक्यूल का मतलब होता है रिक्तिका, रिक्तिका। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का मतलब है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ऐसे अलग अलग नाम आ जाएंगे। फिर उसके बाद में कुछ राइबोसोम भी होते हैं, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, न्यूक्लियस होता है यानी केंद्रक होता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस केंद्रिका, केंद्रिका। ठीक है, क्रोमोसोम गुणसूत्र, गुणसूत्र, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, साइटोप्लाज्मा जिसको बोला जाता है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। ठीक है, उसके बाद में आप और देखोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें भी है। ठीक है, राइबोसोम भी है। इसमें अलग से एक है, क्या है वो है? प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा जिसको अपन पढ़ेंगे अपन अलग ही बात। सेल वॉल, और क्या होती है? सेल वॉल। तो ये जो मैं रेड में कर रहा हूं ये थोड़ा सा अलग हो गए, जो पादप जंतुओं में नहीं होते, केवल और केवल पादपों में होते हैं। जो रेड में किया वो किस में होते हैं? केवल और केवल पादपों में होते हैं। ठीक है, और इसमें भी ये बड़ी है। ठीक है, तो जो आपको सर्कल में किए हुए प्लाज्मोडेस्माटा, सेल वॉल या कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये केवल किसमें मिलते हैं? पादपों के अंदर मिलते हैं, जंतुओं के अंदर ये अनुपस्थित होते हैं। फिर अगर आप जीवाणु की बात करो, ये दोनों जो सॉरी, ये दोनों जो है वो यूकैरियोटिक सेल है। कौन सी सेल है ये? यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक कोशिका होती है। कौन सी है ये? यूकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है, और नीचे वाली जो कोशिका है वो कैसी है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है। अच्छा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में फर्क क्या है? तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो डीएनए है उसके ऊपर कवर नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो डीएनए आपको ये दिख रहा है अंदर, ये रेड वाला, इसके ऊपर आपको ये दिख रहा है, तो ये कवर दिख रहा है, ये वाला, ये पूरा जो है वो क्या है? इसको कवर किया हुआ। ये अंदर से तोड़ के आपको संरचना दिखाई गई है, लेकिन अंदर ये पूरा क्या है? ऐसे कवर है। ये ऊपर से नीचे की तरफ क्या है? पूरा कवर है, यानी बॉल की तरह है। ठीक है, इसके अंदर भी ये रहा, ये क्या होता है? कवर होता है, जिसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। क्या होता है? केंद्रक झिल्ली। तो केंद्रक झिल्ली इसके अंदर नहीं होती है। ठीक है, यूकैरियोटिक के अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ठीक है, बाकी इन दोनों के अंदर केंद्रक झिल्ली होती है। तो जिनके अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, जिनके अंदर केंद्रक झिल्ली होती है वो कैसी होती है? यूकैरियोटिक कोशिका होती है। दूसरी आप देखोगे कि इतने सारे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर जो है वो इसके अंदर मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको अनुपस्थित मिलेंगे, केवल राइबोसोम मिल रहा है, देखो। ठीक है, बाकी इसके अंदर नहीं होते। ठीक है, तो ये संरचना है, इनको अपन एक एक करके अपन पढ़ेंगे। चलो, सबसे पहला है
संगठन के आधार पर, संरचना के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। इसको बोला जाता है यू कैरियोटिक सेल, जिसको हिंदी में बोलेंगे तो ससीम केंद्र की। ठीक है, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, जिसको बोलेंगे असीम केंद्र की। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में अगर फर्क देखा जाए तो पहली चीज कि इसमें झिल्ली युक्त झिल्ली युक्त केंद्रक का अभाव होता है। ठीक है, इसमें झिल्ली युक्त केंद्रक उपस्थित होता है, उपस्थित। ठीक है, उस झिल्ली को क्या बोला जाता है? केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। ठीक है, तो केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, इसमें अनुपस्थित होती है। ठीक है, झिल्ली कौन सी है? केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली युक्त केंद्रक का अभाव होता है, यानी अनुपस्थित है। दूसरी अगर बात करें तो ऐसे को झिल्ली रहित केंद्रक को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड कहा जाता है, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झिल्ली रहित केंद्रक को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोइड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी चीज, झिल्ली युक्त कोशिकांगों का क्या होता है? अभाव होता है। ठीक है, झिल्ली युक्त कोशिकांगों का क्या होता है? अभाव होता है। जैसे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है। ठीक है, इन सब का क्या होगा? अभाव होगा, माइनस, ये नहीं मिलता है। इसमें उपस्थित होते हैं, इसमें आपको उपस्थित मिलेंगे, सारे मिलेंगे। ठीक है, तो दूसरा अंतर क्या हुआ कि इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांगों का क्या होता है? अभाव होता है, इसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट सेल है। ये अपूर्ण सेल होती है। कैसी सेल है? ये अपूर्ण है। ठीक है, ये कैसी होती है? पूर्ण होती है। कैसी होती है? पूर्ण कोशिका है। दूसरा अगर देखा जाए तो इसमें राइबोसोम जो होता है वो 70S प्रकार का होता है, 70S प्रकार का राइबोसोम मिलता है। राइबोसोम कौन से टाइप का? 70S। 70S में देखने जाए तो ये दो तरह के होते हैं, 30 और एक होता है 50। ठीक है, इसमें दोनों प्रकार के राइबोसोम, इसमें 80 प्रकार का राइबोसोम मिलता है, जिसकी दो यूनिट होती है। ठीक है, एक तो होती है 50, 40 और एक होती है 60। ठीक है, तो राइबोसोम जो होते हैं वो दो तरह के हैं, 80S प्रकार का और 70S प्रकार का। तो प्रोकैरियोटिक में 70, याद रखना, जो कम वाला होगा वो प्रोकैरियोटिक में मिलेगा। ठीक है, और ज्यादा वाला होगा वो यूकैरियोटिक में मिलेगा, क्योंकि ये एडवांस है, ये पहले वाली है। ठीक है, ऐसे याद करो। नेक्स्ट, अब इसके अंदर मैंने लिखा कि माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम तो होते नहीं है। अब इसके अंदर जब नहीं होते तो इसमें श्वसन या जो दूसरे जो ऊर्जा के जो सोर्स हो गए वो कैसे मिलेगी इसको? तो इसके लिए क्या होता है? इसके अंदर मीसोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मीसोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मीसोसोम। ठीक है, जो क्या होता है? झिल्ली का वलित भाग है, झिल्ली का वलित भाग है, ठीक है, झिल्ली का क्या होता है? वलित भाग। इसमें मीसोसोम अनुपस्थित होता है, मीसोसोम
कैसा होता है, अनुपस्थित है। इसमें मिसोसोम नहीं पाया जाता क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। अगर यूकैरियोटिक में देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पाया जाता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता, इसलिए इसके स्थान पे क्या मिलता है, मिसोसोम मिलता है। ठीक है, तो ये मेजरली अगर देखें तो ये इनके अंदर डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोटिक जिसको अपूर्ण कोशिका भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है, केंद्रक पे झिल्ली नहीं होती है, और जिसपे केंद्रक पे झिल्ली नहीं होती है ऐसे केंद्रक को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड बोला जाता है। तो पहला चीज न्यूक्लियोइड, केंद्राभ क्या बोला जाता है इसको, केंद्राभ, केंद्राभ, केंद्र जैसा। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे कि झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है, माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम इसमें नहीं होते, इसमें उपस्थित होता है। ये अपूर्ण होती है, ये पूर्ण होती है। 70S प्रकार का राइबोसोम होता है, इसमें 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। इसमें मिसोसोम जो होता है वो झिल्ली युक्त या झिल्ली युक्त मिसोसोम पाया जाता है। ठीक है, वो कैसा होता है, झिल्ली युक्त होता है, और नहीं सॉरी झिल्ली के वलित भाग का, वलित भाग है झिल्ली का, कौन सा भाग है ये, वलित भाग है। ठीक है, जैसे ये प्लाज्मा झिल्ली होगी, ये थोड़ी सी ऐसी इस तरह से हो जाती है, और ये तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है, मिसोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है, मिसोसोम कहलाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर नहीं होता। और दूसरी चीज ये है कि ये कैसा आता है, ये इसके अंदर मिसोसोम उपस्थित होता है, इसके अंदर कैसा है, मिसोसोम उपस्थित है। तो मेजरली ये डिफरेंस होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली। देखो कोशिका झिल्ली जो होती है वो तीनों दोनों में मिलती है। ये आपको ये किस में उपस्थित होती है, प्रोकैरियोटिक में भी होती है, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक में कैसी होती है, ये उपस्थित होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली सब में मिलेगी। तो क्या होती है, प्रत्येक कोशिका जो होती है वो एक किसी सतह से, जैसे कोई भी कोशिका होगी तो कोशिका के अंदर क्या होगा, सबसे ये गिरा हुआ भाग, इसको क्या बोलेंगे अपन, ये जो है इसी को बोलते हैं अपन कोशिका झिल्ली बोला जाता है। तो कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो कोशिका का बाह्यतम सजीव आवरण जिसको कोशिका कला या प्लाज्मा कला, क्योंकि अंदर क्या होता है, प्लाज्मा जो लिक्विड भाग होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा को कवर करने वाली झिल्ली, इसलिए प्लाज्मा कला भी बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। और कोशिका को कवर करने वाली झिल्ली तो इसलिए कोशिका कवर या इसको बोला जाता है, दोनों नाम है, सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। मेम्ब्रेन दोनों नाम है। सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा को कवर कर रही है इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल को कवर कर रही है इसलिए सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये प्रोटीन आपको पहले भी बता चुका हूं, ये प्रोटीन और किससे बनी हुई होती है, लिपिड से बनी हुई होती है। अणुओं का त्रिस्तरीय होता है। कैसा होता है, 3 स्तर पाए जाते हैं। आवरण से बनी होती है, दोनों तरफ क्या होते हैं, दोनों तरफ प्रोटीन एवं बीच में लिपिड के अणु पाए जाते हैं। दोनों तरफ कैसे होंगे, प्रोटीन, और बीच में कैसे होंगे, लिपिड होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना अगर दर्शाने वाली मान्य सिद्धांत कि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, मान्य सिद्धांत जो है प्लाज्मा झिल्ली का, जो सिद्धांत जो है कि प्लाज्मा झिल्ली कैसी होती है, ठीक है, वो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अपने सिद्धांत दिए थे, लेकिन उसके अंदर सबसे जो माननीय जो सिद्धांत है वो किसका है, तरल मोजेक सिद्धांत है, जो किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने दिया था। तो 2 साइंटिस्ट और आगे, प्लाज्मा झिल्ली का तरल मोजेक सिद्धांत किसने दिया था, तो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने दिया था। ठीक है, दूसरा ये रचनात्मक, ये चयनात्मक पारगम्य होती है। कैसी होती है, सिलेक्टिवली, सिलेक्टिवली प्रीमेबल है। कैसी होती है, सिलेक्ट करके, यानी किसी सजीव, किसी कणों को अगर ये एक सेल है और सेल के अंदर जाना है या सेल्स के अंदर से बाहर आना है, तो ये इसका डिसीजन कौन लेता है, ये मेम्ब्रेन लेती है। कौन लेती है, कोशिका झिल्ली रहती है। तो सेल के अंदर जाना है या बाहर जाना है कणों को, ठीक है, तो उसका डिसीजन कौन लेता है, सेल मेम्ब्रेन लेती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सिलेक्टिव या प्रीमेबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली कैसी होती है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है, ये जंतुओं में सीलिया, फ्लैजेला और माइक्रोविली, देखो सपोज मान लो ये कोशिका, लंबा अगर तंतु मिलता है तो वो होता है फ्लैजेला। कौन सा होता है, फ्लैजेला।
छोटे छोटे अगर रोम जैसे स्ट्रक्चर मिलते हैं, बाल जैसे, ठीक है, उनको बोला जाता है सीलिया। ठीक है, और कोशिका पे आप देखोगे तो कोशिका पे उंगली नुमा उभार बन नजर आते हैं। ठीक है, तो इनको बोला जाता है क्या, माइक्रोविली। ठीक है, तो देखो सीलिया, जो छोटे छोटे जो भाग होंगे, बाल जैसी संरचना होगी, उनको बोलेंगे सीलिया। ठीक है, और जो बड़ी संरचना होती है लंबे धागे जैसी, तो उसको बोलते हैं फ्लैजेला। तो फ्लैजेला लंबाई में ज्यादा होता है, सीलिया छोटा होता है। ठीक है, और उंगली नुमा उभार मिलते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं अपन, माइस। सभी का निर्माण कौन करता है, ये कोशिकाओं से होता है। तो जंतुओं में ये सीलिया, फ्लैजेला और माइक्रोविली तो मेम्ब्रेन से ही बन रहा है। देखो यहाँ मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन ने ये थ्रेड लाइक बनाया। ठीक है, यहाँ से देखो मेम्ब्रेन ने ये बनाया विली, और यहाँ पे भी ये मेम्ब्रेन ही बना रही है, यानी झिल्ली के द्वारा ही इनका निर्माण होता है। तो कोशिका झिल्ली द्वारा क्या क्या निर्माण हो सकता है, सीलिया का हो सकता है, फ्लैजेला का हो सकता है और माइक्रोविलाई का हो सकता है। ठीक है, सीलिया, फ्लैजेला, ठीक है, और माइक्रोविली। ठीक है, माइक्रोविली, इनका निर्माण इससे होता है। तो पहली चीज, प्रत्येक कोशिका के बाह्यतम आवरण जो होता है वो क्या कहलाता है, कोशिका कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है। एक प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई होती है, द्वारा त्रिस्तरीय होती है ये। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली की खोज, जो झिल्ली का जो मॉडल दिया था, वो मानवीय मॉडल, वो किसका है, तरल मोजेक सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने दिया था। किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने दिया था। दूसरा, झिल्ली जो होती है वो कैसी होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है। जंतु कोशिका में ये झिल्ली जो होती है वो सीलिया भी बनाती है, फ्लैजेला भी बनाती है और माइक्रोविली भी बनाती है। तो माइक्रोविली, फ्लैजेला, सीलिया, इन सब से कहां से निकलते हैं, ये कोशिका झिल्ली से निकलते हैं। देखो ये है तरल मोजेक सिद्धांत, जिसके अंदर आप देखोगे तो आपको एक तो मिल रहा है प्रोटीन, ये प्रोटीन है, ये क्या है, प्रोटीन। ठीक है, और इसके बाद में आपको इस तरह से ये जो ऊपर वाला जो ब्लू रंग का आपको दिख रहा है, ये लिपिड है, ऐसे, और नीचे तो देखो दो इस तरह। ठीक है, और बीच में ये प्रोटीन और ये होते हैं, जिसमें प्रोटीन भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो है, इनको कौन सा प्रोटीन होता है यहाँ पे, सॉरी लिपिड कौन सा होता है, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। कौन सा लिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड, जिसका एक जो होता है वो बाहर की तरफ रहता है सीरा, और एक जो होता है वो अंदर की तरफ रहता है। ठीक है, तो ये फॉस्फोलिपिड होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, और ये हाइड्रोफोबिक होता है, जल रागी और जल विरागी। ठीक है, तो ये दो भाग होते हैं इसके अंदर, और बीच बीच में क्या होता है, प्रोटीन होते हैं, जैसे ये प्रोटीन है। ठीक है, और ये क्या आपका फॉस्फोलिपिड, ये फॉस्फोलिपिड। तो इस तरह से द्वारी झिल्ली ये चलती है। ठीक है, सैंडविच मॉडल की तरह। ठीक है, जिसमें अंदर दो फॉस्फेट, बीच में क्या आ जाएगा, प्रोटीन वाला लेयर। ठीक है, यहाँ पे कोशिका झिल्ली के कार्य क्या है, सबसे पहला तो आकृति प्रदान करना। जैसा आकृति होगी उस तरह से, जैसे आपने देखा था कि इस तरह से है तो आपके इसकी तरह से बनेगा। ठीक है, अपन ने इस तरह से देखा था कि ये जो है वो इसका आकार जो है वो इस तरह से है, तो इस तरह से इसको कोशिका तारे के समान दिखाई देती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा इस तरह से है, चालनी जो चिकनी पेशियां जो होती है वो इस तरह से होती है। ठीक है, तो आकृति जो देती है वो किसके कारण होती है, कोशिका झिल्ली के कारण। कोशिकाओं की सुरक्षा करती है, सुरक्षा भी करती है ये। ठीक है, कोशिकाओं की क्या करती है, झिल्ली है तो आवरण है तो सुरक्षा करेगा उसका। तो दो है, आकृति प्रदान करती है और सुरक्षा देती है। दूसरी चीज, किनको बाहर ले जाना लेना है, वो चयनात्मक भी होती है ये, तो ये क्या करती है, चयनात्मक की तरह भी काम करती है, किनको बाहर भेजना है या अंदर लेना है। फिर है कोशिका भित्ति, जिसको बोलेंगे अपन सेल वॉल। क्या बोला जाता है, सेल वॉल। सेल वॉल की खासियत ये होती है, सबसे पहले आप देखे जाए तो सेल वॉल जीवाणुओं के अंदर भी पाई जाती है। ठीक है, लेकिन वो किससे बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। और अपन ने देखा था कि सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति जो है वो उसके अंदर फंगस के अंदर भी या फंगजाई के अंदर या कवक के अंदर भी पाई जाती है, लेकिन वो किससे बनी हुई होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। इसके अंदर जो प्लांट के अंदर, पादपों के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, वो किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज से बनी हुई होती है। तो पहली चीज, जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है।
ठीक है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, पादप कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। यानी पादप कोशिका में अब कितनी आवरण हो गए, 2 आवरण हो गए, ठीक है। अगर पादप कोशिका ले तो पादप कोशिका में अंदर वाला जो आवरण जो होगा वो तो कहलाएगा कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो ये तो कहलाएगा कोशिका झिल्ली। बाहर वाला जो होता है वो कहलाता है कोशिका भित्ति। क्या कहलाएगा, कोशिका भित्ति, ठीक है। तो अंदर वाला जो कहलाएगा वो कोशिका झिल्ली है और बाहर वाला जो कहलाएगा वो क्या है, कोशिका भित्ति। पादपों में कोशिकाओं में कोशिका कला के बाहर एक सेलुलोज से बनी कठोर एवं मर्त निर्जीव आवरण होता है, जिनको क्या बोला जाता है, कोशिका भित्ति कहा जाता है, यानी सेल वॉल कहा जाता है। ये सभी पादप कोशिकाओं का प्रमुख गुण होता है। पादपों का अगर गुण पूछे तो सबसे पहली चीज यही है कि कोशिका भित्ति उनके अंदर पाई जाती है, और वो किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज से बनी जो होती है, हेमीसेलुलोज से बनी हुई होती है। तो ये चीज याद रखना है। तो कोशिका भित्ति किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज से। कोशिका झिल्ली किससे बनी हुई होती है, प्रोटीन और लिपिड से। कौन सा लिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है। 3 स्तरीय होती है। तो एक स्तर ये वाला, एक स्तर ये वाला, बीच में ये प्रोटीन और ये होता है। तो 3 स्तरीय होती है ये, ठीक है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जो एक जटिल पदार्थ होता है। सेलुलोज कैसा एक जटिल पदार्थ है जो कोशिकाओं को क्या देता है, संरचनात्मक दृढ़ता देता है, मजबूत, ठीक है। कोशिका यहां से मजबूती जो रहेगी वो किसके कारण रहेगी, कोशिका भित्ति के कारण। तो कोशिकाओं को, पादप कोशिकाओं को जो मजबूती देता है वो किसके कारण होती है, कोशिका भित्ति के कारण होती है, ठीक है। ये कैसे किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली के क्या कार्य थे, आकृति देना, सुरक्षा देना। कोशिका भित्ति जो होती है वो सबसे बाहर की बनी हुई होती है। कोशिका झिल्ली के बाहर एक और आवरण पाया जाता है पादपों के अंदर, जिसको क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है। किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज। सेलुलोज कैसा पदार्थ है, जटिल कॉम्प्लेक्स पदार्थ है, जो क्या होता है, किससे बना हुआ, जो क्या देता है इसको, संरचना को क्या करता है, दृढ़ता प्रदान करता है। तो ये इसके मुख्य लक्षण है। फिर है जीव द्रव्य। अब देखो अपन ने झिल्ली, अच्छा एक और चीज, 2 अगर इसी को ले ले अपन, या फिर एक चीज समझ लो, ये पादप कोशिका है, ठीक है। ये दूसरी पादप कोशिका है, ये समझ लो इसकी कोशिका भित्ति है और ये इसका केंद्रक है। सेम ये इसकी कोशिका झिल्ली है, ठीक है, और ये इसकी केंद्रक है। बाहर वाली जो है ये वाली, ये क्या है, कोशिका भित्ति है। क्या है, कोशिका भित्ति। अब देखो ये वाली जो लाइन है, रेड वाली जो लाइन है वो आप देख रहे होंगे कि ये दोनों के लिए, इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए क्या होती है, समान होती है, ठीक है। तो ये रेड वाली जो लाइन है वो कैसी होगी, दोनों के लिए समान होती है। ये रेड वाली लाइन, जैसे एक कोशिका ए मान लेते हैं, दूसरी को बी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के लिए कैसी है, समान है। इसको बोला जाता है मिडल लेमेला। ये क्या होती है, मिडल लेमिना, ठीक है। मिडल लेमिना का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों के लिए कैसी होती है, कॉमन होती है। कैसी होती है, कॉमन, इसके लिए और इसके लिए। ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो ए वाले के लिए, बी वाले के लिए जो होता है, जैसे ये एक रूम है, दूसरा रूम है, तो एक क्या, एक कॉमन दीवार होगी, ठीक है। दूसरा, फिर आपने एक रूम में क्या कर दिया, कोई कलर कर दिया, इसमें, तो इसमें भी होगा ये आपने दूसरी होगी, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। इसको भी यही बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है, प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, जिसको बोलेंगे प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति, ठीक है। तो प्राथमिक अलग अलग होती है, ठीक है। ये किसकी है, ये इसके लिए है प्राथमिक, और ये इसके लिए प्राथमिक है। फिर इसके बाद में एक और हो सकती है, सपोज मान लो यह है और यह है, तो जो है ये क्या है, ये द्वितीय कोशिका भित्ति है, ठीक है।
द्वितीय कोशिका भित्ति है। ठीक है, तो ये प्राइमरी। तो आप एक चीज देख रहे हो कि जो मिडिल लेमेला जो है वो दोनों के लिए कैसा होता है, ये कॉमन है। ये कैसा होता है, कॉमन है। ये दोनों के लिए कैसा होता है, कॉमन होता है। ठीक है, इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए कैसा होगा, ये कॉमन होगा। ठीक है, तो ये होते हैं कोशिका भित्ति। नेक्स्ट, जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्मा, नाम खोज किसने की थी, तो डुजार्डिन ने। ठीक है, और खोज नाम किसने दिया था, पुरकिंजे ने। पुरकिंजे ने इसको नाम दिया था। खोज किसने की थी, इसको डुजार्डिन ने की थी। क्या होता है, समझना इसको, जीव द्रव्य। सपोज मान लो ये कोशिका है, ठीक है, ये इसका केंद्रक है। ठीक है, केंद्रक के अंदर भी क्या मिलेगा, अपने को द्रव मिलता है। ठीक है, और आप इसके अंदर भी देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये द्रव मिल रहा है। ठीक है, इस वाले द्रव को और ये वाला द्रव, इसको बोला जाता है केंद्रक द्रव। जो केंद्रक में मिलता है उसको बोला जाता है केंद्रक द्रव्य, जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्मा। न्यूक्लियोप्लाज्मा। ठीक है, जो केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के मध्य में बीच वाला, ये लाल वाला, रेड वाला जो मिलता है, उसको बोलेंगे अपन कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य। फिर इन सबको, पूरे को क्या बोला जाता है, जीव द्रव्य बोला जाता है, जिसको बोला जाता है प्रोटोप्लाज्मा। ठीक है, क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्मा। इसको बोलेंगे इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ध्यान रखना, या वापस यहां पे लिख देता हूं मैं, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य, ठीक है, बराबर जीव द्रव्य। ठीक है, जिसको बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, केंद्रक द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, और कोशिका द्रव्य को बोला जाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य दोनों मिलके क्या बनाते हैं, जीव द्रव्य। ये दोनों मिलके, ये वाला द्रव्य, ये वाला द्रव्य, तो ये पूरा, तो अपन कह सकते हैं कि जो कोशिका के अंदर जो पूरा द्रव्य होगा, संपूर्ण द्रव्य होगा, उसी को क्या बोला जाता है, जीव द्रव्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जीव द्रव्य। तो कोशिका कला के अंदर पाए जाने वाले संपूर्ण जो द्रव्य होता है उसको क्या बोला जाता है, जीव द्रव्य कहा जाता है। अब इस जीव द्रव्य में अनेक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे लवण मिलेंगे, खनिज होते हैं, जल होता है। अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं, जैसे कार्बनिक पदार्थ भी, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, ये 3 तरह के इसके अंदर मिलते हैं। तो अकार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं, जिसमें खनिज लवण आते हैं, कई सारे लवण आएंगे, सॉल्ट आते हैं। ठीक है, और कार्बनिक पदार्थ पे देखें तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वसा है, ये इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके 2 भाग है, कोशिका द्रव्य जो मैं आपको बता चुका हूं, और दूसरा होता है केंद्रक। ठीक है, केंद्रक द्रव्य। ठीक है, इन दोनों को मिलके क्या बनता है, जीव द्रव्य बनता है। तो जीव द्रव्य जो होता है वो संपूर्ण द्रव्य होता है, जो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य से मिलकर बनता है। ठीक है, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियोप्लाज्मा मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्मा बनाते हैं। तो बड़ा भाग कौन सा है, प्रोटोप्लाज्मा। फिर होता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में क्या आएंगे, जैसे मैं आपको इसमें दिखाऊं तो ये जो है,
ये कोशिका द्रव्य है, ये क्या है, कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो सेल के अंदर ये वाला जो भाग जो है, ठीक है, ये किस में आता है, कोशिका द्रव्य में आता है, जिसको बोला जाता है साइटोप्लाज्मा। कोशिका कला, ये कोशिका कला। ठीक है, और केंद्रक कला, ये केंद्रक कला। इनके मध्य में, यहाँ पे मध्य में उपस्थित जो द्रव्य होता है उसको क्या बोला जाता है, कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, तो केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के मध्य जो द्रव्य होता है उसको क्या बोला जाता है, कोशिका द्रव्य कहा जाता है। इसमें उपस्थित सजीव संरचनाएं पाई जाती है जिनको कोशिकांग बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, कोशिकांग। कोशिकांग के अंदर बहुत सारे कोशिकांग आते हैं जो मैंने बताया था अभी आपको, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, ठीक है, गोल्गी बॉडी है, ये सारे कोशिकांग है जो कहां मिलते हैं, इसमें। तो आपको देखो कोशिकांग कहां मिलेंगे, इसके अंदर, यहाँ पे ये कोशिकांग मिलते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या मिलते हैं, कोशिका। तो कोशिकांग कहां मिलते हैं, कोशिका द्रव में मिलते हैं। ठीक है, तो कोशिका द्रव जो क्या होता है, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के मध्य जो द्रव उपस्थित होता है उसको क्या बोला जाता है, कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्मा कहा जाता है। केंद्रक, केंद्रक आप देखने जाओगे तो कोई भी कोशिका है उसके अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। तो यहां पे आप देखोगे कि सबसे पहले आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जिसको बोलेंगे क्रोमैटिन, क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन बोलते हैं। एक इसमें और संरचना मिलती है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस जिसको बोलते हैं केंद्रिका। ठीक है, ये क्या करती है, आरएनए के निर्माण में सहायता करती है, आरएनए के निर्माण में सहायता। ठीक है, आरएनए के निर्माण में कौन सहायता करता है, न्यूक्लियोप्लाज्मा। ठीक है, पहली चीज, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, न्यूक्लियस की खोज 1831 के अंदर, ईस्वी के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक झिल्ली युक्त संरचना होती है, यानी केंद्रक के ऊपर क्या मिल रही है, ये झिल्ली मिल रही है, देखो ये झिल्ली है, ये केंद्रक झिल्ली जिसको बोला जाता है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक के ऊपर जो संरचना है उसको क्या बोला जाएगा, केंद्रक झिल्ली होती है। दूसरी चीज, केंद्रक के भीतर आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए, तो वो मिलता है इसके अंदर। आपको पहले भी बताया था कि गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं वो वाहक होते हैं। ठीक है, उसके क्या किससे बने हुए होते हैं, डीएनए से। ठीक है, डीएनए क्या है, पदार्थ है आनुवंशिक। ठीक है, और डीएनए के ऊपर क्या मिलती है, जीन मिलती है। डीएनए का खंड जो होता है वो क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। तो जीन क्या होती है, ये जो होती है आनुवंशिक का इकाई है। ठीक है, पहले आपको क्या मिलेगा, अपने को क्रोमैटिन। क्रोमैटिन कैसी संरचना होती है, धागे जैसी संरचना है। कैसी संरचना है, ये धागे जैसी होती है, धागे जैसी है। लेकिन जब कोशिका विभाजन क्या करती है, यहाँ पे क्या होगा, जब विभाजन होगा, विभाजन के समय आपका किस में बदल जाएगा, गुणसूत्रों में बदल जाएगा। ठीक है, तो किस में बदल जाते हैं, विभाजन के समय गुणसूत्रों में बदल जाते हैं। तो ये क्रोमैटिन जो है विभाजन के समय किस में बदल जाते हैं, गुणसूत्रों में बदल जाते हैं। अच्छा, धागे जैसा है तब तो है वो क्रोमैटिन। ठीक है, और आपको कुछ इस तरह से दिखे। ठीक है, ये आपका क्या है, गुणसूत्र। मनुष्य के अंदर टोटल गुणसूत्र जो होते हैं वो 46 होते हैं। ठीक है, और ये किस में रहते हैं, 23 जोड़ों के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी, झिल्ली युक्त कोशिका अंग है, इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है, जो धागे रूपी संरचना जिनको क्या बोला जाता है, क्रोमैटिन बोला जाता है, के भीतर क्या होता है, व्यवस्थित होता है। ठीक है, तो डीएनए कहां पे होगा, इस क्रोमैटिन के अंदर,
यहाँ पे क्या मिलेगा, डीएनए, जो आपको मैं ऊपर मैंने बता दिया कि क्रोमेटिन जो होगा उसके विभाजन होता है तब गुणसूत्र बोल जाते हैं। जब धागे जैसा होता है तब तक क्रोमेटिन बोलेंगे, और जैसा इस तरह से दिखेगा तो क्या बोलेंगे, इसको गुणसूत्र बोलते हैं। गुणसूत्र के ऊपर क्या होता है, डीएनए। गुणसूत्र किससे बनते हैं, डीएनए से। प्लस क्या होता है, इसके अंदर प्रोटीन भी होता है, प्रोटीन। ठीक है, और फिर इसके जो डीएनए का खंड होता है जो कार्य करता है वो क्या होता है, कहलाती है जीन कहलाती है। तो गुणसूत्र आनुवंशिक वाहक है, ठीक है, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, और जीन जो है वो आनुवंशिक क्या है, इकाई है। ठीक है, ये क्या है, आनुवंशिक इकाई है। ठीक है, ये आनुवंशिक पदार्थ है, और ये आनुवंशिक इकाई ये है, पदार्थ ये है, और वाहक ये है। ठीक है, नेक्स्ट, क्रोमेटिन विभाजन के दौरान गुणसूत्रों में रूपांतरित हो जाता है। बता, ये कब होता है, जब विभाजन होता है। ये क्रिया कब होती है, जब क्या होता है, विभाजन। ठीक है, जब विभाजन होगा तब क्या होगा, यहाँ पे गुणसूत्र किसमें बदल जाएंगे, क्रोमेटिन किसमें बदल जाते हैं, गुणसूत्रों के अंदर बदल जाते हैं। कब, जब विभाजन के दौरान। ठीक है, जंतुओं के अंदर आरबीसी और पादपों के अंदर चालनी नलिका है। ठीक है, कौन सी नलिका, चालनी नलिका है। ठीक है, जो फ्लोएम में मिलती है, उनके अंदर केंद्रक का अभाव होता है, इंपोर्टेंट। तो आपको पूछे कि ऐसे कौन सी कोशिका है जिनके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो एक तो आरबीसी है अगर ह्यूमन के अंदर देखे तो, ठीक है, और दूसरों के अंदर देखे, जंतुओं के अंदर, जंतुओं में भी मेमेलिया, कौन से होंगे जंतु, मेमेलिया, मेमेलिया। ठीक है, स्तनधारी, स्तनधारी, स्तनधारियों के आरबीसी के अंदर क्या होता है, एक केंद्रक अनुपस्थित होता है। लेकिन आपको पूछे ऊंट और लामा, ऊंट और लामा, अपवाद, ऊंट, ठीक है, और लामा, लामा में केंद्रक क्या होता है, उपस्थित होता है। ऊंट और लामा के अंदर, स्तनधारियों के जो आरबीसी होती है उनके अंदर, ऊंट और लामा के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है, बाकी सब में कैसा होता है, अनुपस्थित। अपने अंदर देखेंगे तो आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट, डीएनए आरएनए पाए जाते हैं, जैसा ऊपर आ गया। इसलिए केंद्रक आनुवंशिक, केंद्रक का आनुवंशिकी में महत्व है। आनुवंशिकी, आनुवंशिकी क्या है, आनुवंशिकी जो है वो एक ब्रांच है साइंस की, जो किसके बारे में स्टडी करती है, एक तो जो गुण एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं जिसको बोलते हैं आनुवंशिक, आनुवंशिकी। ठीक है, तो आनुवंशिकी में जो गुण जो होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, ठीक है, उनकी, और जो सजीवों में आने वाली जो क्या बोलते हैं इसमें वेरिएशन, ठीक है, विभिन्नताएं जो होती है उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आनुवंशिकी क्या है, एक ब्रांच है किसकी, साइंस की, जो करती है किसकी स्टडी, जो कैरेक्टर गुण जो होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं उनकी स्टडी करती है, और दूसरा जो करती है जीवों में आने वाली विभिन्नताओं की क्या करती है, ये अध्ययन किया जाता है। वो किसमें किया जाता है, आनुवंशिक। तो आनुवंशिक इसका क्या महत्वपूर्ण स्थान है, क्यों, क्योंकि इसमें आनुवंशिक क्या मिलते हैं, पदार्थ मिलते हैं, तो वही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा, इसलिए आनुवंशिकी में इसका क्या है, महत्व है। ठीक है, क्योंकि मेन जो होता है वो गुणसूत्र है। ठीक है, गुणसूत्र वाहक के रूप में होते हैं, और आनुवंशिक पदार्थ क्या, डीएनए। तो डीएनए जो जाएगा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, तो किसके जरिए जाएगा, गुणसूत्रों के जरिए जाएगा। ठीक है, तो उसमें अंदर अध्ययन जो गुण भी जाएंगे वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में तो गुणसूत्रों के द्वारा जाते हैं। अब एक केंद्रक में और अधिक, केंद्रक में एक से अधिक सूक्ष्म संरचना पाई जाती है जिसको केंद्रिका बोलते हैं, जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इसकी खोज की थी फोंटाना ने की थी। ठीक है, तो एक और साइंटिस्ट है फोंटाना। ठीक है, तो फोंटाना याद करना अपने को, जिसे केंद्रिका की खोज किसने की, तो फोंटाना ने की। ठीक है, केंद्रिका राइबोसोम का निर्माण में सहायक है। राइबोसोम के निर्माण करती है, मैंने अभी बताया था, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, इसको बोला जाता है राइबोसोमल आरएनए के निर्माण में सहायता करती है। तो राइबोसोम बनाएगी, ठीक है, तो आरएनए में निर्माण में सहायता करती है। केंद्रिका आरएनए व प्रोटीन से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है केंद्रिका, आरएनए और प्रोटीन से बनी हुई होती है, आरआरएनए। गुणसूत्रों का प्रमुख भाग क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, ये डीएनए का फुल फॉर्म है।
तो गुणसूत्र वो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि गुणसूत्र का प्रमुख भाग कौन सा होता है, डीएनए होता है, क्योंकि वही क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। वाहक कौन होता है, गुणसूत्र होते हैं, क्योंकि ये लेके जाते हैं। गुणसूत्रों पे जीन्स पाए जाते हैं, ये भी बताया आपको कि डीएनए का जो क्या होता है, खंड होता है, उनको क्या बोलेंगे अपन, जीन बोलते हैं, जो क्या करते हैं, कोई ना कोई प्रोटीन को बनाएंगे, ठीक है, या प्रोटीन बनाने के लिए उनके पास में क्या होती है, सूचनाएं होती है, ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे अपन, जीन बोलते हैं। गुणसूत्रों द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे स्थानांतरित होते हैं। तो ये क्या होते हैं, गुणसूत्र मैंने अभी बोला कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, ये स्थानांतरित करते हैं, इसलिए गुणसूत्रों को आनुवंशिक का वाहक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट, आनुवंशिकी का वाहक किसे कहा जाता है, तो गुणसूत्रों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, गुणसूत्रों को। तो आनुवंशिक वाहक कौन है, तो गुणसूत्र, या वंशानुगति वाहक कौन है, तो भी गुणसूत्र, ठीक है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये लेके जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रक का कार्य क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले कोशिका चक्र की दोनों अवस्था, वृद्धि और विभाजन। देखो, कोशिका के आकार में बनना ये वृद्धि है, और एक कोशिका से दो कोशिका बनना ये विभाजन है। ये तो क्या हो गया, विभाजन, और ये क्या होगी, वृद्धि, ठीक है। तो वृद्धि विभाजन केंद्रक के नियंत्रण में होती है। तो कोशिका की अगर वृद्धि होगी या कोशिका के अंदर विभाजन होगा, तो ये किस पे डिपेंड करता है, कोशिका के केंद्रक पे। तो केंद्रक इसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो आकार को और विभाजन को नियंत्रण का कौन है, केंद्र कौन है, केंद्रक ही है। दूसरा, केंद्रक विभिन्न कोशिकाओं का नियंत्रण करता है, विभिन्न कोशिकांगों का नियंत्रण करता है। आनुवंशिक सूचना केंद्रक में डीएनए के रूप में रहती है, जीन के रूप में रहती है, गुणसूत्र के रूप में पाई जाते हैं, ठीक है। तो यही है, गुणसूत्र के ऊपर जीन है, जीन किस पे, डीएनए पे। कोशिकीय उपापचय क्रिया, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होता है, जो दो तरह का होता है, कैटाबॉलिज्म होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, टूटते हैं कोई सब्सटेंस, और एनाबॉलिज्म में क्या होते हैं, बनते हैं, ठीक है। तो ये जो क्रिया जो होती है, बहुत सारे पदार्थ जो होते हैं वो बनते हैं एवं टूटते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, उपापचय, ठीक है। तो मेटाबॉलिक, ठीक है, ये दो तरह के हैं, एक तो होता है कैटाबॉलिक और एक होता है एनाबॉलिक, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिकम्पोजिशन यानी टूटना, अपघटन, इसमें क्या होता है, निर्माण। कोई पदार्थ बनता है वो इसमें आएगा, जो घटेगा, दोनों होते हैं, इसलिए दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, उपापचय, क्या बोलेंगे, उपापचय की क्रिया होती है, ठीक है। फिर है कोशिकांग। कोशिकांग आपको भी बताया, कोशिकांग कहाँ मिलते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं किसके अंदर, कोशिका द्रव्य में, ठीक है। अच्छा, दोहरी झिल्ली, कोशिकांग कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ये दोहरी झिल्ली वाले हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया आता है, ठीक है, लवक आता है और केंद्रक आता है, ठीक है। दूसरा आता है झिल्ली रहित, जिसमें झिल्ली होती नहीं है, वो होता है तारक का, जिसको बोलेंगे सेंट्रोसोम, ठीक है। राइबोसोम, केंद्रिका अभी देखा आपने, न्यूक्लियोलस। एकल झिल्ली वाले जिसमें आता है गोल्जी का है, ईआर को बोलते हैं एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। फिर आते हैं सूक्ष्मकाय, लाइसोसोम, ये एक ही झिल्ली, मतलब एक झिल्ली होती है। इनके अंदर देखें तो कैसी होती है, दो झिल्ली होती है, ये दो झिल्ली है, ठीक है। दोहरी झिल्ली वाले और एकल झिल्ली वाले ये कोशिकांग होते हैं, ठीक है, जिनका अध्ययन अपन अगली क्लास में के अंदर करेंगे या नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है। आज की क्लास इतनी ही है। वापस एक बार देख लेते हैं अपन क्या क्या आज अपने पढ़ा। कोशिका के बारे में सबसे पहले, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 की ईस्वी में अंदर, ठीक है। इन्होंने मर्द कोशिका को खोजा था। इनकी एक बुक है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया, ठीक है। दूसरा है तो 1674 के अंदर एंटनी वॉन लीवनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिकाओं की खोज की थी,
जीवित कोशिका को इसने सबसे पहले किसको देखा था? बैक्टीरिया, तालाब से पानी लाके उसमें अंदर बैक्टीरिया को उनके अंदर देखा था। इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, कोशिका सिद्धांत जो है वो स्वीडन एंड स्वान ने दिया था। ठीक है, एक जूलॉजिस्ट था, एक बॉटनिस्ट था। जो सभी जीवों के कोशिका जो होती है वो किससे बनी हुई होती है? सॉरी, सभी जीव जो होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। कोशिका जीवन की आधारभूत क्रियात्मक और संरचनात्मक क्या होती है? इकाई होती है। नई कोशिका का निर्माण हमेशा पुरानी वाली कोशिकाओं से होगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो है इनका कोशिका में पाए जाने वाले द्रव्य को प्रोटोप्लाज्मा का जो कहते हैं। प्रोटोप्लाज्मा को खोज जो थी वो डुडार्जिन ने की थी, और इसकी नाम जो है प्रोटोप्लाज्मा वो किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था। ठीक है, जीव दो तरह के होते हैं। कोशिका की संख्या के आधार पे देखें तो एक कोशिकीय जीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है, बहुकोशिकीय जीव जिनमें बहु कोशिका से यानी एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, फिर है सबसे छोटी कोशिका जो होती है पीपीएलओ, जिसको माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं। पीपीएलओ की फुल फॉर्म जो होती है वो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्मा है। ठीक है, इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ठीक है, और कोशिका भित्ति का अभाव होने के कारण इसको वायरस और जीवाणु के मध्य की योजक कड़ी कहा जाता है। ठीक है, फिर है माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति नहीं होती है, और नहीं होने के कारण इसमें कोशिका झिल्ली ही पाई जाती है। कोशिका झिल्ली पाए जाने के कारण ये अपने आकार को क्या कर सकता है? परिवर्तित कर सकता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? जोकर कहा जाता है। ठीक है, और इसकी खोज जो थी वो नौकार और रॉक्स ने की थी। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। पादप के अंदर देखे तो एसिटाबुलेरिया एक सवाल है। ठीक है, और उसके अंदर ये होता है। ठीक है, और सबसे लंबी जो है वो न्यूरॉन है या तंत्रिका कोशिका है, जिसको नर्व सेल भी कहा जाता है। ये कोशिका की संरचना है कुछ, जिसमें ये दोनों, ये जो है वो अपने जंतु कोशिका है, ये पादप कोशिका है, ये दोनों है यूकैरियोटिक कोशिका क्योंकि अपूर्ण है। ठीक है, ये कैसी है? अपूर्ण है, ये अपूर्ण है, इसलिए इसको क्या बोला? प्रोकैरियोटिक को या असीम केंद्र की। ये कैसे? ससीम केंद्र की, ये असीम केंद्र की। फिर मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होती है? केंद्रक झिल्ली रहित होता है, इसमें केंद्रक झिल्ली युक्त होता है। ठीक है, ऐसे केंद्रक को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली युक्त कोशिकाओं को का क्या होता है? अभाव होता है। जो अभी अपने लास्ट में देखे थे, कोशिका जो झिल्ली युक्त होते हैं वो इसके अंदर नहीं मिलते। ठीक है, इसमें उपस्थित होता है। ये अपूर्ण होती है, ये पूर्ण होती है। इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम मिलता है, इसमें 80S प्रकार का राइबोसोम मिलता है। इसमें मिसोसोम मिलता है, इसमें मिसोसोम अनुपस्थित होता है। फिर है कोशिका झिल्ली, जो बाहरी आवरण होता है वो कोशिका झिल्ली होता है, या इसको प्लाज्मा को कवर करता है, इसलिए प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। ठीक है, इसका एक मॉडल दिया गया था जो सिंगर और निकोलसन ने दिया था, वो मान्य है, जिसको तरल मोजक मॉडल भी या सिद्धांत भी कहते हैं। ये चयनात्मक पारगम्य होती है। ठीक है, ये जो होती है वो सीलिया, फ्लैजेला और माइक्रोविली का निर्माण करती है। फिर कोशिका झिल्ली ये आकृति देती है, सुरक्षा प्रदान करती है। फिर कोशिका भित्ति जो होती है वो पादपों के एक मेन लक्षण है। ठीक है, जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसे जीवाणुओं के अंदर भी पाई जाती है और फंजाई के अंदर भी पाई जाती है। ठीक है, तो सेल वॉल जो होती है वो इसकी खासियत होती है। पादपों की मुख्य गुण जो है वो यही है कि सेल वॉल होती है। किससे बनी हुई होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज से बनी हुई होती है। ठीक है, ये जटिल पदार्थ होता है जो क्या देता है? उसको संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। फिर जीव द्रव्य को आपको मैंने कहा था संपूर्ण द्रव्य को क्या बोला जाएगा? जीव द्रव्य बोला जाएगा। ठीक है, केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के मध्य होगा, उसको कोशिका द्रव्य बोला जाएगा। और केंद्रक में पाए जाने वाले द्रव्य को केंद्रक द्रव्य या निक्लोप्लाज्मा भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ दोनों पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है। ठीक है, ये सब सारे इसके भाग है, इसके अंदर ये पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य के दो भाग होते हैं। ठीक है, सॉरी, इसके दो भाग है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य जो है वो क्या होता है? केंद्रक कला और कोशिका कला के बीच में जो उपस्थित द्रव्य होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? कोशिका द्रव्य बोलते हैं या साइटोप्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है, इसमें कई प्रकार की संरचना पाई जाती है जिनको क्या बोला जाता है? कोशिका, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी apparatus है। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये झिल्ली युक्त संरचना होती है जिसके अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, जो क्रोमेटिन धागे के समान होता है, वो क्रोमेटिन होता है। और धागे के समान जब विभाजन होता है तब ये किसमें बदल जाता है? गुणसूत्रों में, जो कुछ इस तरह से दिखते हैं। ठीक है, आरबीसी के अंदर और चालनी नलिकाओं के अंदर, पादप के अंदर चालनी नलिका और अपने अंदर आरबीसी के अंदर जो होता है वो न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है, लेकिन ऊंट के अंदर और लामा के अंदर क्या होता है? केंद्रक उपस्थित होता है। डीएनए, आरएनए पाए जाते हैं इसके अंदर। आनुवंशिक, ये केंद्रक को आनुवंशिक में महत्वपूर्ण है क्योंकि यही जो होते हैं वो गुणों को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाते हैं। ठीक है, केंद्रिका, इसके अंदर एक संरचना होती है सूक्ष्म, एक से अधिक हो सकती है केंद्रिका। ठीक है, ये क्या करती है? फोटोन होती है।
ये राइबोसोम के निर्माण में सहायता करती है कि ये किससे बनी होती है, आरएनए और प्रोटीन से बनी हुई होती है। ठीक है, इसमें गुणसूत्रों का प्रमुख भाग डीएनए होता है, जिसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, आनुवंशिक वाहक के रूप में कार्य करते हैं गुणसूत्र। केंद्रक के कार्य, ठीक है, ये वृद्धि और विभाजन को नियंत्रित करता है, कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, और दूसरी जो होती है आनुवंशिक सूचनाओं में केंद्र डीएनए होता है, जीन होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, ये उपापचय क्रिया को का भी नियमन करता है, रेगुलेशन करता है। ठीक है, फिर रहते हैं कोशिकांग, जो अलग अलग प्रकार के होंगे। द्वारी झिल्ली वाले कौन से हैं, ठीक है, एकल झिल्ली वाले कौन से हैं, ठीक है, और झिल्ली रहित कौन से हैं। ठीक है, तो ये वाली है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कीजिए इसे।